नमस्कार, स्वागत है आपका अकाउंटेंसी क्लास में। आज हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी, ये कंपनी है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कंपनी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और पेनी। ठीक है, कॉम और पेनी। कॉम का अर्थ है साथ साथ और पेनी का अर्थ है खाना या रोटी। खाना या रोटी। प्राचीन समय में क्या होता था कि वे अब तो मोटर गाड़ियां हैं वो चल रही है, लेकिन व्यापार के जो लेन देन किए जाते थे, जो व्यापार किया जाता था वो समुद्री मार्ग से किया जाता था, और समुद्री मार्ग में जहाजों के द्वारा सामान ले जाया जाता था और लाया जाता था। तो उनके ठहरने की जो जगह थी, जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं, वहां पर जो व्यापारी लोग हैं वो विश्राम के समय एक साथ बैठ करके खाना खाते थे, तो उसी से ये नाम पड़ा कंपनी। तो कॉम का अर्थ साथ साथ और पेनी का अर्थ खाना या रोटी, और उसी से व्यापार के संबंध में ये नाम लिया जाने लगा, जिसे हमने नाम दिया कंपनी। अब कंपनी है, इसको हिंदी में बोलते हैं परमंडल। कंपनी को हिंदी में परमंडल बोलते हैं। ये नाम थोड़ा अजीब सा है, इसलिए कंपनी सब हम काम में लेते हैं। अब देखिए कंपनी होता क्या है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, कि उनका जो अस्तित्व है वो अपने सदस्यों से अलग होता है, और ये अपने जो कार्य करती है वो एक सार्वभौम मुद्रा के द्वारा, जिसे हम मोहर कहते हैं, उसके द्वारा करती है। तो हम अर्थ के बारे में जानते हैं कि कंपनी विधान, विधान यानी कानून, विधान के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम का मतलब है कि कंपनी का हमारे जैसे मानव शरीर नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, और ये जो अपने कार्य करती है वो एक सार्वभौम मुद्रा के द्वारा करती है। अपने सभी कार्य किसके द्वारा करती है? सार्वभौम मुद्रा के द्वारा करती है। सार्वभौम मुद्रा, जिसे इंग्लिश में हम शील बोलते हैं, और सामान्य भाषा में हम मोहर बोलते हैं। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम का मतलब बता दिया कि वे इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, और जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व का मतलब है कि कंपनी के सदस्य हैं, उन्होंने अगर कोई कार्य किया है तो उसके लिए कंपनी है वो जिम्मेदार नहीं है, और अगर कंपनी ने कोई कार्य किया है तो उसके लिए सदस्य उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, और जो अपने सभी कार्य सार्वभौम मुद्रा के द्वारा करती है। और इसमें कोई, जैसे कंपनी का हमने पढ़ा कि इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, तो इसके जो भी कार्य होते हैं वो सार्वभौम मुद्रा के द्वारा यानी मोहर के द्वारा होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका साधारण अर्थ। अब जो भी व्यवसाय होते हैं उसका एक विधान होता है। हमने बात की कि कंपनी विधान द्वारा, तो इसका विधान क्या है अर्थात कानून क्या है? तो इसमें एक अधिनियम लागू होता है। अधिनियम लागू होता है जिसे हम कहते हैं कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम 2013। अब ये
कंपनी के अंदर जितने भी कार्य किए जाते हैं, जो लीगल कार्य किए जाते हैं, वो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही किए जाते हैं। पहले कंपनी अधिनियम 1956 लगता था, जिसे संशोधित करके 2013 बना दिया है। अब इस अधिनियम के अनुसार भी इस कंपनी की एक परिभाषा है, यहाँ लिख लेते हैं हम। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी से कहेंगे कि कंपनी से आशय इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम? कंपनी अधिनियम 2013, इस अधिनियम या इससे पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है, कि कंपनी से आशय इस अधिनियम कौन सा अधिनियम? 2013, कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व, यानी 2013 से पहले कोई भी अधिनियम लागू होता था तो उस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से, पंजीकृत का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ, यानी इस अधिनियम या इससे पूर्व कोई कंपनी अधिनियम था, उसके अंतर्गत यदि किसी कंपनी का, किसी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन हो गया, पंजीयन हो गया है, तो वो कंपनी कहलाएगी। तो हमने देखा कि भाई कंपनी है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और पेनी। कॉम का अर्थ होता है साथ साथ, और पेनी का मतलब है खाना या रोटी। हमने बात की थी कि प्राचीन समय में जो व्यापारी थे वो बंदरगाह पर जब विश्राम के समय खाना खाते थे साथ बैठ करके, तो उसी से यह नाम लिया गया कंपनी। अब इसका अर्थ था कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है और जो अपने सभी कार्य सार्वमुद्रा के द्वारा करती है, और इसमें अधिनियम लागू होता है कंपनी अधिनियम 2013। अब इस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अंतर्गत एक परिभाषा दी हुई है, जो है कंपनी से आशय इस अधिनियम या इससे पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है। आगे हम देखते हैं कंपनी की विशेषताएं, कि भाई इस कंपनी की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले विशेषता तो ये थी कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। तो ये विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति हमने बात की थी कि भाई इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, हमारे जैसे स्वरूप नहीं होता है। हमने कभी सुना नहीं है ना कि भाई वो देखो कंपनी जा रही है, ठीक है ना, नहीं सुना, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के अंदर यानी कागजों के अंदर ही सीमित होती है। और स्वरूप की बात करें तो, और इसके सदस्य हैं वो इसका संचालन करते हैं। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, और इसका जो अस्तित्व है वो सदस्यों से पृथक होता है। सदस्यों से पृथक अस्तित्व का मतलब है कि अगर सदस्यों ने कोई काम किया है तो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और कंपनी ने अगर कोई कार्य किया है तो सदस्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तीसरा था इसमें अधिनियम कौन सा लागू होता है। तो अधिनियम की बात की थी, कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। चौथी बात की थी कि ये जो भी कार्य करती है वो अपनी एक सार्वमुद्रा के द्वारा करती है। तो सभी कार्य
सार्वमुद्रा के द्वारा करती है, सार्वमुद्रा के द्वारा करती है। पांचवी बात यह है कि इसका जो उत्तरदायित्व है वो विच्छिन्न होता है, विच्छिन्न, जिसे हम सरल भाषा में कहें सतत या निरंतर, इसका विच्छिन्न उत्तराधिकारी होता है। विच्छिन्न उत्तराधिकार की बात करें तो एक बार क्या था कि कंपनी की साधारण सभा की मीटिंग चल रही थी और उस पर कोई युद्ध चल रहा था दो देशों के बीच में, तो विमान द्वारा उस सभा में, उस बिल्डिंग के ऊपर एक बम गिरा दिया गया। तो उस बम में वो बिल्डिंग भी नष्ट हो गई और उसमें जो सदस्य थे वो सारे मर गए और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सारे जलकर नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी कंपनी चल रही है। कहने का मतलब है कि इसका जो उत्तराधिकार है वो निरंतर चलता रहता है। छठी बात करते हैं कि ये जो कंपनियां होती हैं वो दो प्रकार की मानी जाती है सामान्य रूप में, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो निजी कंपनी को छोड़कर के अन्य जो भी कंपनियां हैं वो अपने अंशों और संपत्तियों का हस्तांतरण कर सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि निजी कंपनी को छोड़कर अन्य सभी कंपनियां अपने अंशों और संपत्तियों का हस्तांतरण कर सकती है। बात करते हैं, पहली विशेषता थी कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, कि कंपनी है वो विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। दूसरी थी कि इसका जो अस्तित्व है वो अपने सदस्यों से पृथक यानी अलग होता है। तीसरी थी कि इसमें अधिनियम कौन सा लागू होता है, तो इसमें अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। और सभी कार्य किसके द्वारा करती है कंपनी, अपनी एक सार्वमुद्रा जिसे हम मोहर कहते हैं उसके द्वारा करती है। और इसका जो उत्तराधिकार है वो विच्छिन्न सतत यानी निरंतर चलता रहता है। निजी कंपनी को छोड़कर जो अन्य कंपनियां हैं, निजी कंपनी को छोड़कर जो अन्य कंपनियां हैं वो अपने अंशों और संपत्तियों का हस्तांतरण भी कर सकती है। आगे हम बात करते हैं कंपनी के प्रकारों की। कंपनी के प्रकार देखिए, कंपनी को दो आधारों पर हम बांट सकते हैं। पहला है दायित्व के आधार पर, दायित्व के आधार पर, और दूसरा प्रकार है अंशों की हस्तांतरणीयता के आधार पर, अंशों की हस्तांतरणीयता के आधार पर। देखिए, दायित्व के आधार पर कंपनी है वो दो प्रकार की मानी जाती है। पहली है सीमित दायित्व कंपनी, सीमित दायित्व कंपनी, और दूसरी है असीमित दायित्व कंपनी। असीमित दायित्व कंपनी, सीमित दायित्व कंपनी, इसे फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहली है अंशों द्वारा सीमित कंपनी,
और दूसरी है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। देखिए, सीमित दायित्व कंपनी और असीमित दायित्व कंपनी। सीमित दायित्व कंपनी क्या होता है कि इसमें दायित्व जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व है वो एक निश्चित सीमा तक होता है, यानी उनका जो दायित्व है वो सीमित होता है। और असीमित दायित्व कंपनी है, इसमें सदस्यों का दायित्व है वो असीमित होता है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अब सीमित दायित्व कंपनी को फिर से दो भागों में बांटा है, एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व कंपनी और दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व कंपनी। अंशों द्वारा सीमित दायित्व कंपनी है, इसमें क्या होता है कि भाई जब कंपनी का समामेलन होता है, जब कंपनी का समामेलन हो रहा होता है, जो जिसे हम कहते हैं साधारण भाषा में कागजी प्रक्रिया जो होती है, उसमें यह तय कर दिया जाता है कि किसी भी सदस्य का दायित्व है वो जितने उसने अंश खरीदे हैं उन पर जो बकाया राशि है, यानी जो उसने भुगतान कर दी है उसको छोड़ करके जो बकाया राशि है उस तक ही उसका दायित्व सीमित होता है। और दूसरी है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इसमें समामेलन में यह लिखा जाता है कि एक निश्चित राशि तक सदस्य का दायित्व सीमित होगा, उससे ऊपर 1 रुपया भी उसे नहीं देना पड़ेगा। दूसरी है असीमित दायित्व कंपनी। असीमित दायित्व कंपनी में क्या होता है कि सदस्य का दायित्व है वो असीमित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है, और वास्तव में वर्तमान में यह कंपनी प्रचलन में नहीं है। अब बात करते हैं अंशों की हस्तांतरण के आधार पर कंपनियों के प्रकार। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है निजी कंपनी और दूसरी है सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी कौन सी होती है? जिसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या तो क्या होती है, न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं इसमें? 2, और अधिकतम होते हैं 200। और इसकी जो पूंजी होती है जिसे हमें अधिकृत पूंजी कहते हैं, अधिकृत पूंजी, तो ये न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए होनी चाहिए। अब इसे हम परिभाषा के रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि निजी कंपनी वो है जिसकी अधिकृत पूंजी न्यूनतम 1 लाख रुपए होती है और जिसमें सदस्य कम से कम 2 होते हैं और अधिकतम में 200 हो सकते हैं। और ये अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करती है। भाई इसका कोई भी नाम होगा तो अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखेगी। दूसरी है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी को हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक कंपनी वो है जो एक निजी कंपनी नहीं है, अर्थात इसमें जो विशेषताएं लागू होती है वो उससे अलग है। इसमें न्यूनतम सदस्य होते हैं 7 और अधिकतम हो सकते हैं 'निर्गमित अंशों की संख्या तक। न्यूनतम तो 7 होने चाहिए सदस्य और अधिकतम में जितने उसने अंश निर्गमित किया कंपनी ने उन अंशों की संख्या तक हो सकते हैं। और इसकी जो न्यूनतम जो पूंजी होती है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए, यानी कम से कम 5 लाख रुपए उसकी पूंजी होनी चाहिए। और जैसे ये अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करती है, वैसे ये केवल लिमिटेड शब्द का यूज करती है। धन्यवाद।